नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड, सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, अनुज बिटपुन मजुमदार है bmazumdar.com के, और साथ ही आशुतोष वखारे हैं मनी बी इंस्टीट्यूट से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज रुपए की, क्योंकि रुपए में आज कमजोरी दिखी है। करीब करीब 4.5% की कमजोरी के साथ रुपया डॉलर के मुकाबले बंद हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रुपए की कमजोरी और बढ़ सकती है? क्या फिर से 83 के ऊपर रुपया डॉलर के मुकाबले जा सकता है? अब आशुतोष, पहली बार आप ET Now स्वदेश पर हैं। आशुतोष, क्या लग रहा है आपको करेंसी मार्केट में किस तरह की चाल आगे रहेगी और क्या करना चाहिए जो USD INR में ट्रेड कर रहे हैं उनको? जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स आ रहे हैं अलग अलग। जैसे एक जैसे कि अगर आपका इन्फ्लेशन कम होता है तो उसके कारण, या कच्चे तेल का भाव कम होता है तो उसके कारण रुपया आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पर दूसरी तरफ ये हो रहा है कि डॉलर आपका तेजी में आ रहा है, तो जिसके कारण डॉलर स्ट्रांग होने के कारण रुपी वीक हो रहा है। तो ये दोनों बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप ऑफ सिग्नल्स आपको दिख रहे हैं। एंड RBI भी अपने फॉरेक्स रिजर्व्स जो अभी $600 बिलियन है, जो पहले 650 तक गए थे और बाद में फिर वो कम हो गए थे, तो RBI भी थोड़ा सा डॉलर को अपने रिजर्व्स बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो ये सारे के चलते बहुत रुपी स्ट्रांग होगा ऐसी अपेक्षा तो करना शायद सही नहीं रहेगा। रुपया थोड़ा सा 82-83 के तरफ ही झुकाव ज्यादा रहने की संभावना है। 82-83 की तरफ। सर, RBI का जिस तरह से रुख है वो भी नरमी दिख रही है। जिस तरह से महंगाई भी कम हो रहे हैं उससे भी RBI नरम पड़ा है और उनका फोकस ग्रोथ पर ज्यादा दिख रहा है। साथ ही डॉलर में जिस तरह की रिकवरी दिख रही है, आपको लग रहा है फिर से ऑल टाइम लो रुपया बना सकता है डॉलर के मुकाबले? आशुतोष। हाँ, अभी यही थोड़ा सा देखना है, क्योंकि RBI कभी कभी अगर बहुत ज्यादा नीचे गिरता है तो हमने ये भी देखा है कि RBI लेवल को मेंटेन करने के लिए आता है एंड इट स्टार्ट्स बाइंग आल्सो। तो RBI क्या सोच के चल रहा है वो हमें तो पहले से पता नहीं चल सकता। पर हाँ, ये बात अगर आप देखेंगे, बॉन्ड यील्ड्स अगर आप देखेंगे तो US में शॉर्ट टर्म, अभी इंडिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड लगभग वहीं के वहीं है, जबकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ी थोड़ी नीचे आ गई है। तो इससे हुआ ये कि हमारे यील्ड कर्व पूरी फ्लैट हो गई, जो कि एक बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं है इकोनॉमी के लिए। साथ ही साथ आपने कहा जैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या अमेरिका के शॉर्ट टर्म यील्ड्स बढ़ रहे हैं। इंडिया में लिक्विडिटी, अगर आप RBI का लैफ का फिगर्स देखेंगे तो लिक्विडिटी बड़ी कम है। तो ये सारे इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्टिंग सिग्नल सब जगह से हो रहे हैं। तो इसीलिए वही है कि RBI क्या रुख, अगर RBI ने सॉफ्टर रुख अपनाया तो शायद इंटरेस्ट रेट्स के कारण जो सपोर्ट मिलता है रुपी को शॉर्ट टर्म के लिए, जो ये बहुत सही नहीं होगा लॉन्ग टर्म में सोचने के लिए। पर अगर RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हम लोग फॉरेक्स अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी एक थियरी होती है। पर अगर हमने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो रिकवरी स्टॉल हो सकती है। तो ये सब एक सिचुएशन होती है। तो इसलिए अभी RBI पिवट की बात चल रही है कि RBI शायद बढ़ाएगा तो नहीं, और अगर RBI नहीं बढ़ाता है और अगर अमेरिका बढ़ाता है रेट, तो फिर हमें यहाँ पे और थोड़ी सी दबाव की, यानी वही ऑल टाइम लो की तरफ जा सकते हैं। क्रिएट हो रहा है वहां पर, जिस तरह से वहां पर ब्याज दरें बढ़ाया जा रहा है, वो एक कैचअप हम नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से भी एक दबाव दिख रहा है। आखिरी सवाल, आप क्या रेंज देखते हैं इस मई के महीने में? किस तरह का रेंज दिखेगा डॉलर के मुकाबले रुपए का? छोटा जवाब दीजिएगा आशुतोष। एग्जैक्ट रेंज तो कठिन होगा बताना, बट 83 के नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम लग रही है अगले कुछ दिनों में, अगर आप बात करें। शुक्रिया आशुतोष, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और करेंसी मार्केट पर अपना व्यू रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे और भी मेहमान हैं। दिनेश सोमानी जी हैं, अनुज गुप्ता हैं, बिटुपन मजुमदार है, और साथ ही आगे हमारे साथ राहुल चौहान भी होंगे। उनसे हम
गेहूं के मार्केट की ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे कि क्या सरकारी खरीद की स्थिति है, लेकिन उससे पहले सवाल जवाब ले लेते, क्योंकि बाजार दायरे में है, बहुत कुछ दिखाने के लिए नहीं है। इस वजह से अच्छा होगा कि आपके सवालों को फटाफट से हम सबसे पहले ले। हमारे साथ पहले कॉलर है सुमन जैन है गंगानगर से। कॉपर जहां पर आज रिकवरी दिख रही है, 3 लॉट खरीदा है 720 रुपए 50 पैसे में। क्या करना चाहिए अनुज जी? इस कॉपर में आज तो रिकवरी दिख रही है, इनको फायदा होगा, बने रहें? देखिए बिल्कुल एक रिलीफ रैली हम देख रहे हैं बेस मेटल में। विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से रिकवरी हुई है, हमें लगता है कि कॉपर में 722 730 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। तो एक रिलीफ रैली के तौर पर एक बाउंस बैक हमें लगता है कि बेस मेटल में आ सकता है आज। तो आपके लिए कॉपर में ये सलाह है। अगले दर्शक है नवीन कुमार है, 3 लॉट गोल्ड उन्होंने शॉर्ट किया है 60,450 रुपए में। अब पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सोमानी जी क्या करें? गोल्ड 60,450 रुपए में शॉर्ट पोजीशन है, अभी फायदे में ही है, क्या करें? निकल जाए या बने रहे शॉर्ट पोजीशन में? 60,000 के नीचे भी जाएगा भाव? नहीं, जैसे कि हमने कल देखा विष्णु मोहन जी, इसमें पैनिक सेलिंग का मोड देखा था हमने कल, और नीचे में प्राइसेस हमने करीब करीब 60,270 तक के आते हुए देखी है। मुझे लगता है अगर 60,525 इवनिंग सेशन में अगर आता है तो दोबारा एक सेलिंग का ही इसमें अवसर ढूंढना चाहिए। इनकी जो पोजीशन है ये काफी सही पोजीशन है। मुझे लगता है 60,150 इन्होंने अपना टारगेट लक्ष्य रखना चाहिए। इवनिंग सेशन में ये टारगेट इनका आ जाना चाहिए, तो सेलिंग में भी बने रहने की सलाह है। सेशन में ये आपके पास आएगा, बेचने की सलाह सोमानी जी की तरफ से दी जा रही है। 60,150 तक के भी टारगेट दे रहे हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस बता दे रहे हैं उसका भी ध्यान रखिएगा कि बाजार कभी कभी काफी वॉलेटाइल भी हो जाता है, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। ये सलाह आपके लिए है। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत हैं जीरापुर से। 2 सवाल है इनका। चांदी इन्होंने खरीदी है 77,000 रुपए में, क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल है क्रूड खरीदा है 6,700 रुपए में। दोनों बाइंग की पोजीशन है, दोनों में नुकसान हो रहा है। अनुज जी क्या करें? अब नुकसान तो काफी हो गया है, क्या इनको रुकना चाहिए या कोई और स्ट्रेटजी जिससे ये अपना नुकसान कम कर सके? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो काफ़ी करेक्शन हो चुका है। एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक हम आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक चांदी का सवाल है, मुझे लगता है कि चांदी में अगर आप खरीदारी की बात करते हैं तो मुझे लगता है करीबन 72,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 71,400 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर में 72,800 73,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक रिलीफ रैली आज मुझे लगता है कि सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल वेट कर सकते हैं, इवनिंग सेशन में जो बाउंस बैक आता है वहां पर एग्जिट का मौका ढूंढ सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए दी जा रही है। मीरा जैन है इंदौर से। चांदी में आज इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए? इंट्राडे के लिए कोई सलाह है क्या चांदी में सोमानी जी? थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। मुझे लगता है जैसे अनुज जी ने कहा है कि आज एक रिलीफ रैली बिल्कुल आ सकती है। मुझे लगता है अगर 72,000 के अंदर का अगर मौका मिले तो एक खरीद करना चाहिए। ऊपर में 73,200 73,000 के आसपास का लक्ष्य इसमें आप देख सकते हो। बट मुझे रेंज बाउंड 73,100 200 से ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लगती है। तो इंट्राडे अगर 72,000 से नीचे मिले तो एक ट्रेड बाइंग का लिया जा सकता है, जो 72,900 का टारगेट ले सकते हो। तो ये सलाह आपके लिए है। एक बार कॉल भी दिखा दीजिएगा सोमानी जी की, जो कॉल अगर होगी अगर चांदी पर तो वो दिखा दीजिए, वो बेहतर होगा दर्शकों को समझने के लिए। मुकेश सोनी है राजस्थान से। 4 लॉट जिंक बेचना है इनको, क्या करना चाहिए? सोमानी जी जिंक पर क्या राय है आपकी? आज रिकवरी दिख रही है, बेस मेटल में सबसे अच्छी रिकवरी इसी में दिख रही है, हालांकि गिरावट भी काफी आ चुका है। क्या इस रिकवरी पे भरोसा करें? ये तेजी टिकती दिख रही है आपको? क्या सलाह है जिंक में? जी बिल्कुल विष्णु मोहन जी, अगर आप देख रहे हो जिंक का एक जो पैटर्न है, मुझे लगता है करीब 280 285 लेवल से निरंतर गिरता जा रहा है, और नीचे में 225-50 का इसने सर ऑलमोस्ट देख चुका है। तो बस एक रिलीफ रैली देखती है, लेकिन ट्रेंड इसमें बहुत ज्यादा वीक है, मोमेंटम इसमें बहुत स्लो है। एक अगर रिलीफ रैली अगर इसमें आती है तो 225 या 226 के आसपास खरीद करके 231-50 का लक्ष्य इसमें देखा जा सकता है। 232-50 के ऊपर जाए अभी मुझे हाल फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। तेजी का अगर या शॉर्ट कवरिंग का मेजर कोई अगर रुख बनता है तो 232-50 के ऊपर ही रुख बन पाएगा। हाल फिलहाल ट्रेंड नीचे की है, सिर्फ पुल बैक का वेट किया जा सकता है 231-50 तक। अगले दर्शक हमारे साथ हैं रौनक अग्रवाल है, मूंग पर जाना चाह रहे कि अगले 15 दिन का मूंग का क्या आउटलुक है? अनुज जी आप मूंग ट्रैक कर रहे हैं क्या? वायदा में तो ट्रेड हो नहीं रहा है, हाजिर में कुछ ट्रैक कर रहे हैं, तो इनको बता दीजिए 15 दिन का आउटलुक। देखिए, अगर आप ओवरऑल पल्सेस की बात करेंगे तो वहां पर हमने भावों में एक नरमी आते हुए देखी है, बट मुझे लगता है कि ये जो प्राइसेस आए हैं काफी लोअर आ चुके हैं।
तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि दालों के अंदर यहाँ पर और गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से आपको बाउंस बैक ही आता हुआ दिखाई देगा, चाहे उड़द हो चाहे मूंग हो। मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक जो है सभी दालों में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जिनकी पोजीशंस रखी हुई है, मुझे लगता है कि उनको होल्ड करके चलना चाहिए। आने वाले टाइम में दालों में एक शॉर्ट टर्म में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, मूंग पर राहुल जी भी हमारे साथ है आईग्रेन से। राहुल जी, आप काफी डेटा भेजते रहते हैं पल्सेस को लेकर, हालांकि आपने गेहूं पर बात करने के लिए आपको बुलाया था, लेकिन पल्सेस पर भी एक आउटलुक जानना चाह रहे हैं। हमारे एक दर्शक है, वो जानना चाह रहे हैं कि अगले 15 दिन में मूंग में क्या होगा। आप डेटा क्रंचिंग के हिसाब से बताइए, क्या लग रहा है मूंग में? मूंग में सर इस साल एमपी में जो है काफी जबरदस्त क्रॉप आई है, और साथ में मंडियों में भी अच्छा माल की आवक देखी गई है। और इसके साथ में मार्केट द्वारा भी गेहूं की जो बिकवाली है वो थोड़ी निचले भाव पर हो रही है, जिसके कारण बाजार टूटे हैं। तो अभी जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है एमपी में ग्रीष्मकालीन मूंग का, तो मेरा मानना है कि बाजार जो है थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेंगे, लंबी तेजी नहीं दिखाई दे रही। तेजी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। राहुल जी, अब गेहूं में बताइए, गेहूं में सरकारी खरीद लक्ष्य काफी कम दिख रहा है। सरकार के से भी यही संकेत मिल रहे हैं कि 270-280 लाख टन के आसपास ही खरीदारी हो पाएगी। क्या वजह हुई इस कमी की? आप सही कह रहे हैं, इस साल जो खरीद है 270 लाख टन पहुंच सकती है, जबकि लक्ष्य 341.5 लाख टन रखा गया है। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करता हूं तो खरीद जरूर ज्यादा है, लेकिन वो उचित नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में हम सब जानते हैं कि क्रॉप जो थी हीट वेव से प्रभावित हुई थी। रबी 2021 में जो खरीद थी 433.42 लाख टन की गई थी। अगर मैं उससे कंपैरिजन करता हूं तो अब तक की खरीद जो है करीब 163 लाख टन कम रह सकती है। मेन रीजन जो मुझे दिखाई देता है खरीद कम होने का, एक तो मंडियों में जो गेहूं है उसकी कीमतें अधिकतर मंडियों में एमएसपी से ऊपर रही थी, जिस वजह से जो खरीद है वो पूरी स्पीड से नहीं हो पाई। और दूसरा, किसानों ने और ट्रेडर्स ने माल रोका हुआ है, जिस वजह से ये लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा। जी, क्या क्या कि भाव अभी क्या चल रहा है, किस रेंज में भाव चल रहा है? क्या एमएसपी से बहुत ज्यादा भाव ऊपर है, इस वजह से खरीदार लोग बेचने नहीं आ रहे हैं? देखिए, एमएसपी से यूपी की मंडियों में और एमपी की मंडियों में पिछले 10 से 15 दिनों में करीब गेहूं की कीमतें 80 रुपए से 75 से 80 रुपए तक बढ़ चुकी हैं अभी तक। कोटा मंडी में 75 रुपए इन 13 दिनों में बढ़ी है। तो अधिकतर मंडियों में इस टाइम एमएसपी से ऊपर भाव चल रहे हैं। तो ये एक वजह है कि ऊंचे भाव की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का रुझान नहीं है, और आगे लग रहा है कि उनको कहीं और अच्छा भाव मिल जाए, इसलिए भी किसानों ने रोक रखा होगा। सर, पंजाब, एमपी और हरियाणा के जो नंबर है वो टारगेट के 90% के आसपास पहुंच चुके हैं। क्या इन तीनों राज्यों में पूरा हो जाएगा, और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर खरीदारी कम हुई है? पंजाब, हरियाणा और एमपी में जो इस साल का खरीद लक्ष्य था वो 287 लाख टन था, और 15 मई तक 252 लाख टन तक खरीद हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में लक्ष्य पूरा हो सकता है, पंजाब और हरियाणा में लक्ष्य पूरा हो सकता है। एमपी में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए खरीद जो है 20 मई तक बढ़ा दी है। तो मुझे उम्मीद है एमपी से भी लक्ष्य के बराबर जो है खरीद हो सकती है। सबसे बड़ी जो गिरावट जो आई देखी गई है यूपी से देखी गई है। इस बार केवल 1.9 लाख टन गेहूं की खरीद हो पाई है, लास्ट ईयर से करीब 16% कम रही है। एमपी में काफी माल है लोगों के पास। ओके सर, अब एक सवाल मेरा होगा कि वेलफेयर स्कीम जो सरकार की होती है, सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए जो एनुअल वो निकालते हैं अपने सेंट्रल पूल से, उसके बाद कितना सरप्लस होगा सरकार के पास इस सीजन? देखिए, मेरा ये मानना है पीडीएस और जो दूसरी स्कीम है उसमें करीब 185 से 190 लाख टन गेहूं की जो है वो खरीद रहती है। और हमारा जो स्टॉक है, अगर मैं 1 अप्रैल का स्टॉक जो 83.45 लाख टन था, उसके बाद 270 लाख टन मैं उसमें ऐड करता हूं, तो कुल उपलब्धता जो है केंद्रीय पुल में 353.45 लाख टन बैठेगी। तो ये नेक टू नेक ही रहेगा। लेकिन लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करता हूँ तो अवेलेबिलिटी जो है गेहूं की वो अच्छी रहेगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो गेहूं का निर्यात खोला गया था, गेहूं उत्पादों का निर्यात खोला गया था, उस वजह से गेहूं की शॉर्टेज बनी। तो इस साल मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कोई सरकार जल्दबाजी करेगी, और देश भर में उपलब्धता बनी रहेगी। एक सबसे बड़ा जो इशू है विश्व मोहन जी, वो इस वर्ष ये रहा है कि यूआरएस जो गेहूं है, जो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मात्रा एफए गेहूं से बहुत अधिक है। तो आगे चलकर एफसीआई के पास भी लास्ट ईयर से एफए
अगर मैं परसेंटेज में कंपेयर करता हूँ तो यूआरएस गेहूं की मात्रा अधिक रहेगी एफएक्यू के मुकाबले। तो भविष्य में ओएमएसएस स्कीम में यूआरएस गेहूं की बिक्री उस अनुपात में नहीं हो पाएगी, और जो आटा मैदा सूजी बनाने वाले मिलर्स हैं उनको अच्छे माल के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और खुले बाजारों से माल भी लेना पड़ सकता है। जी, सेंट्रल पूल की स्थिति क्या है? 1 मई तक के जो नंबर थे वो पिछले साल के मुकाबले तो काफी कम थे। वो 555 लाख टन के आसपास का टोटल खाद्यान्न का जो स्टॉक था, क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है और लग रहा है कि वो कैचअप कर पाएंगे हम? देखिए, 1 मई 2023 को केंद्रीय पूल में करीब 290.3 लाख टन का स्टॉक अवेलेबल था। लास्ट ईयर से थोड़ा कम, लास्ट ईयर से काफी कम है। अगर एक से कंपैरिजन करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 433 लाख टन का जो खरीद की गई थी इस समय के दौरान, उस वजह से पूल में काफी अच्छा स्टॉक था। लास्ट ईयर कमजोर रहा, तो इस साल केंद्रीय पूल में स्टॉक थोड़ा ज्यादा रह सकता है। इस साल ज्यादा नहीं, वैसे मैं 353.45 कंबाइंड कंसोलिडेटेड पूछ रहा था सर नंबर। कोई बात नहीं, शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, पूरी स्थिति समझा दी कि क्या स्थिति चल रही है, आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुज जी, और एक बार आप बता दीजिए गेहूं का स्टॉक अगर किसी के पास है, एक दर्शक का सवाल भी था, नाम उन्होंने नहीं भेजा है, उनका कहना है कि अगले 1 महीने में गेहूं के भाव किधर जा सकते हैं, क्या लग रहा है आपको भाव को लेकर? देखिए, गेहूं के प्राइसेस में शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि गेहूं के जो मूवमेंट है वो अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड रहेगी, बट हाँ, अगर इनका एक व्यू लंबी अवधि के लिए है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छे लेवल्स इनको देखने को मिलेंगे। और अभी अगर आप देखेंगे तो मंडियों में करीबन 2200 से लेकर 2300 के बीच जो प्राइस है वो मूव कर रहे हैं। तो अगर ये थोड़ा लंबी अवधि के लिए व्यू रखते हैं कि नवंबर या दिसंबर तक, तो डेफिनेटली प्राइस जो है 2700 से लेकर 2800 तक के लेवल को छू सकते हैं। तो व्यू गेहूं के अंदर थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है नहीं कि ज़्यादा बड़ा मूव देखने को मिलेगा, बट हाँ, लंबी अवधि में अच्छे प्राइस देखने को मिल सकते हैं। 2800 तक का लेवल लंबी अवधि में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दर्शकों के सवाल लेते हैं। पवन है हिसार से, ग्वार सीड में क्या करना चाहिए? सोमानी जी, क्या करना चाहिए ग्वार सीड में इनको? जैसे कि मैंने विश्वमोहन जी पहले भी कहा कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी इसमें बहुत सारा उठा पटक नहीं है। आप अगर देखते हो उसमें तो 5550 और सॉरी 5650 और 5800 ये दायरे में ही गुआर चल रही है। बेसिकली ये ट्रेडिंग जोन है और उसमें ट्रेडिंग करके ही मुनाफा ज्यादा मिल सकता है। अगर 5650 55 के आती है तो वहां खरीद करना चाहिए, 5760 70 में उसको एग्जिट करना चाहिए। जब तक 5810 का लेवल ये क्रॉस नहीं करता, मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा विस्फोटक मूव अभी आना संभव नहीं लगता मुझे। रेंज बाउंड एक्टिविटी एक ट्रेडिंग जोन है, ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाया जा सकता है। ट्रेडिंग जोन का फायदा उठाया, जो रेंज है उस रेंज पर नजर रखे, जब तक 5810 के ऊपर डिसाइसिवली नहीं जाता है तब तक यहां पर दायरे में ही बना रहेगा, तो एक रेंज में ही आप ट्रेड करें। अगले दर्शक है प्रमोद हैं एमपी से, जीरे में अगले 2 महीने का क्या आउटलुक होगा? जीरे का 2 महीने का क्या आउटलुक है अनुज जी? में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है। हालांकि आज प्राइस बाउंस बैक हुए हैं, बट अगर हम देखें तो 48 या 47 हजार के जो लेवल्स है वहां पर डिमांड थोड़ी कम देखने को मिले और रेजिस्टेंस जो है वो वहां पर फेस होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि जीरा में अभी फिलहाल एक रेंज इंटैक्ट रहेगी, जो कि नीचे करीबन 4400 और ऊपर में करीबन 4800, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के बीच हमें लगता है कि यहाँ पे मार्केट जो है मूव कर सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो हायर लेवल्स पर यहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर 4800 4900 के लेवल जाए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए, और अगर प्राइस 4400 के आसपास आते हैं तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं। ओके, सोमानी जी, आप क्या सलाह देंगे जीरे में क्या करना चाहिए? आज हालांकि खरीदारी लौटी है, एक हेल्दी करेक्शन के बाद 4-5 हजार रुपए रिकॉर्ड से टूटने के बाद अब खरीदारी दिख रही है, क्या इस खरीदारी यहाँ पर खरीदारी अब करनी चाहिए इस तेजी के बाद भी? जी, मैं अनुज जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि 44,000 और 48,000 ये रेंज है मार्केट में, और ऊपर से जो करेक्टिव फेज अभी आया है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए काफी अच्छा है। मुझे लगता है ओवरऑल 44,000 का जो स्तर है ये मार्केट होल्ड करेगा। अगर कोई 44,000 के स्टॉप लॉस से अगर इसको होल्ड करना चाहे तो मुनाफा इसमें निश्चित तौर से बहुत अच्छा मिल सकता है। जिस दिन भी 48,600 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो मुझे लगता है दोबारा एक 20% की इसमें मूवमेंट आनी चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव, बाइंग में बने रहना चाहिए। धनिया और हल्दी, इन दोनों में सोमानी जी क्या करें? हल्दी एक अच्छी तेजी देख चुके हैं हम, 20% की तेजी आ चुकी है, आज भी हालांकि हल्की तेजी दिख रही है। जून वायदा को आप देखें, क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी हल्दी और धनिया में? जी, हल्दी में तो हमने देखा है कि मोमेंटम बहुत ही ज्यादा फास्ट था। मतलब अगर 15 दिन का दायरा देखो तो 6680 ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिखा है यही अभी 8700 के आसपास ट्रेड हुआ है। 8730 का एक बहुत मेजर मजबूत रेजिस्टेंस इसमें है।
8730 अगर ये क्रॉस करता है तो 9170 का इसमें नेक्स्ट टारगेट देखा जा सकता है। इसका मोमेंटम बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बट मुझे लगता है करेक्टिव फेज पर कहीं डिप मिलता है 8350 84 के आसपास तो ही इसमें बाय करना चाहिए। अभी इतने ऊपर 86 के लेवल पर इसको बाय करना नहीं चाहिए। रही बात धनिया की, तो धनिया अभी भी रेंज में चल रहा है, मुझे लगता है 6650 6950 ये रेंज अभी बरकरार है। इसमें 7060 के ऊपर अगर ये चलता है तो इसमें दोबारा मोमेंटम बनेगा। हल्दी में जो मोमेंटम है वो धनिया में भी मोमेंटम पाया नहीं जा रहा है। हल्दी के घटते तो उसमें निश्चित रूप से बाय करना चाहिए। धनिया एक ट्रेडिंग जोन है, रेंज बाउंड है, इसमें ट्रेड करके ही मुनाफा कमाया जा सकता है। धनिया में क्या सलाह देंगे अनुज जी, आपको क्या लग रहा है कोरिएंडर में, यहाँ से क्या कोरिएंडर में तेजी लौटेगी क्या? देखिए, कोरिएंडर में अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने से लेकर अब महीने में काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है और यहाँ पे रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। प्राइस 6300 से रिकवर होकर करीबन 6800 तक आते हुए दिखाई दिए हैं। तो स्लो एंड स्टडी मूवमेंट पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट्स पर जो रिकवरी है वो यहाँ पर दिख रही है। मुझे लगता है कि ऊपर इनिशियली 7000 के लेवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 7000 के ऊपर अगर प्राइस चलते हैं तो फिर 7300 7500 के लेवल देखे जा सकते हैं। हालांकि 6500 एक अच्छा सपोर्ट बना लिया है। मुझे लगता है कि धनिया के अंदर भी आपको एक बाउंस बैक रहेगा और खरीदारी की तरफ ही प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ओके, सोया तेल पे प्रमोद का सवाल है एक कि सोया तेल में क्या लग रहा है आगे किस तरह के भाव रहेंगे? हालांकि जो नरमी आजकल दिख रही है इंटरनेशनल मार्केट में सभी खाने के तेल में, क्या लग रहा है सोया तेल को लेकर अनुज जी? देखिए, सभी एडिबल ऑयल्स में हमने नरमी आते हुए देखी है। इनफैक्ट क्रूड के भावों में भी नरमी रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं सोया तेल के प्राइसेस में हमने गिरावट आते हुए देखी है। बायोफ्यूल की जो डिमांड है वो कम रही है, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो कंट्रोल नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी सोया तेल में अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो कोई ऐसा फेस्टिवल सीजन भी नहीं है जहाँ पर डिमांड देखने को मिले। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। चाहे हम सोयाबीन की बात करें या सरसों की बात करें, सरसों के तेल की बात करें या सोया तेल की बात करें, सभी के अंदर हम एक प्रेशर देख रहे हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो भाव है वो नरमी की साइड है और शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल भावों में एक नरमी के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। जिस तरह से रिस्क काउंट कम हो रहे हैं तेजी से, उत्पादन आगे कम होने की संभावना लग रही है, नेचुरल गैस में क्या आगे तेजी की संभावना लग रही है क्या आपको सोमानी जी? जी नहीं सर, नेचुरल गैस में मुझे कोई तेजी की संभावना अभी नजर नहीं आती। मुझे लगता है 205 206 का स्तर अगर आता है तो 212 के स्टॉप लॉस से इसको सेल ही करना चाहिए। मुझे 185 नीचे में आता हुआ लगता है। और अगर मैं एक ब्रॉड रेंज ओवरऑल रेंज अगर मैं कहूँ तो इसमें 175 और 206 ये रेंज में ही मुझे लगता है आगे वाले 1 या 2 महीने में मार्केट ऐसा ही चलना चाहिए। फंडामेंटल में बहुत कोई ऐसा बदलाव नहीं है, स्टॉक सफिशिएंट है और मार्केट जो है एक ट्रेडिंग जोन है, ट्रेडिंग जोन में ही चलना मुझे लगता है। क्रूड में किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए सोमानी जी? किस कमोडिटी में सर? क्रूड में, कच्चे तेल में सर। क्रूड मुझे लगता है कि 5910 अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करता है तो इंट्राडे में इसमें बाय किया जा सकता है। एल्स अगर 5805 5810 अगर आता है तो लोअर लेवल्स पे इसको बाय करें। मुझे लगता है आज के हिसाब से एक बाइंग लगता है मुझे, और अपसाइड मुझे लगता है कि 6020 ये जाना चाहिए। 5755 नीचे मुझे जाता हुआ नजर नहीं आता। ओके, अब आखिरी सवाल अनुज जी आपसे, बेस मेटल्स में अगर शाम के लिए बचे हुए 5-6-7 घंटे के लिए अगर किसी को ट्रेड करना हो तो कहां पे ट्रेड की सलाह देंगे? बेस मेटल्स में कोई एक काउंटर बताइए। देखिए, यहाँ पर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम में करीबन 205 के आसपास खरीदारी करें, 202 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 210 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही काउंटर है जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना के चल सकते हैं। ओके, आपकी टॉप पिक क्या होगी मेटल के अंदर सोमानी जी? एल्यूमिनियम। ओके, मुझे लगता है कि 205 206 के आसपास अगर एल्यूमिनियम बाय करे तो 211 का लेवल इसमें जा सकता है, और नीचे में 203 का लेवल ये बिल्कुल तोड़ नहीं रहा है। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और बार बार 205 के लेवल से बाउंस बैक करता है। मुझे लगता है बेस मेटल्स में अगर सबसे कोई स्ट्रॉन्ग काउंटर है तो एल्यूमिनियम है, इसे की खरीद करना चाहिए। ओके, शुक्रिया सोमानी जी आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। कमोडिटी निवेश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए 18 आउट स्वदेश के साथ।